गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर हमने डिस्कशन किया था इबोला वायरस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इबोला वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिस वजह से डब्ल्यूएचओ ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। आप सब लोग जानते ही हैं कि ये अपने आप में एक वायरल डिजीज़ देखने को मिलती है और ये जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि एनिमल से ह्यूमंस में फैलती है। और खासकर इसकी जो आपको मेजर आपको रीजन देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको फ्रूट बैट से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और जब ये लोगों तक फैलता है तो उस केस में लोगों को बुखार, थकावट, सर दर्द, मसल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया और ब्लीडिंग, ये सारे केसेस देखने को मिलते हैं। एंड काफ़ी सारे केसेस में डेथ भी हो जाती है क्योंकि इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी इसके जो सिम्टम्स हैं वो 2 से 21 दिनों के बीच में कभी भी आ सकते हैं। एंड प्लस एट द सेम टाइम ये इन्फेक्टेड ब्लड के साथ, बॉडी फ्लूइड के साथ, या फिर जो ऐसे मटेरियल हैं जो कंटेमिनेटेड हैं उनके कांटेक्ट में आने से भी यहाँ पर ये फैलता है। अभी फिलहाल जो हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं वहाँ पर मेजरली बुंडी बोगियो वायरस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी पिछले डेज के अंदर। एंड अभी क्या हुआ है ना दोस्तों, अभी मई के एंड में इंडिया और अफ्रीका का समिट होने जा रहा था। ठीक है, जो फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट था वो 28 से 31 मई के बीच में होना था। पर क्योंकि देखो अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इबोला यहाँ पे फैला हुआ है, तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं इस तरह के समिट से और ज़्यादा ना फैल जाए। इस वजह से हमने फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया है। लगभग 10 साल के बाद ये समिट होने जा रहा था, क्योंकि आप नोटिस करोगे पिछली बार इंडो अफ्रीका जो समिट हुआ था वो 2015 में हुआ था। तो लगभग 11 साल के बाद ये होने जा रहा था, बट फिलहाल हमने इसको पोस्टपोन कर दिया है। इनफैक्ट ना, जब पिछली बार भी होना था तब भी यहाँ पे इसको डिले किया गया था 1 साल से, क्योंकि तब भी यहाँ पे अफ्रीका में 2014 के आसपास इबोला फैला हुआ था। प्लस एट द सेम टाइम हमने पिछले डेज के अंदर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के बारे में भी जिक्र किया था कि इंडिया के अंदर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यहाँ पे जो समिट है वो होने जा रहा था 1 जून से। फिलहाल उसको भी होल्ड पे रखा गया है, इसको भी बाद में होल्ड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आपको बिग कैट्स देखने को मिलती हैं एंड वहां पर भी इबोला फैला हुआ है। दोस्तों, डेट है आज की 22 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें दोस्तों डिस्कस करना है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दोस्तों, फिलहाल एक मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये मुद्दा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ना युवा लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पॉइंट ये आता है कि सर क्या प्रोटेस्ट अलाउड है देश के अंदर या नहीं अलाउड है। अब इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बताई हैं, आप ज़रा इनको अंडरस्टैंड करिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बोला है कि देखो, हमारे जो नागरिक हैं ना उनके पास अपना डिसेंट, अगर वो किसी चीज़ से नाखुश हैं तो बिल्कुल वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि जो प्रोटेस्ट होने चाहिए वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे होने चाहिए एंड लॉ के हिसाब से यहाँ पे होने चाहिए। क्योंकि देखो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके प्रोटेस्ट करने की वजह से दिक्कत आए, पीस यहाँ पे ख़त्म हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि जो लोग वहाँ से चल रहे हैं, लोग जो ट्रैवल करते हैं, उनको परेशानी ना आए। वहाँ पर जो आसपास जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पे शांति से रह पाएँ एंड आपका राइट टू प्रोटेस्ट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप नोटिस करो तो संविधान के अंदर ही इनडायरेक्टली हमारे राइट टू प्रोटेस्ट की बात करी गई है। द वर्ड इज हियर इम्प्लाइड। कैसे? जैसे आपको आर्टिकल 19(1) नहीं पता होगा, ये बात करता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो अगर आप सरकार से नाखुश हैं या अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी तरह से आर्टिकल 19(1) भी ये राइट टू पीसफुल असेंबली की बात करता है। फिर 19(1) फॉर्म एसोसिएशंस की बात करता है कि आप ग्रुप्स, यूनियंस आप यहाँ पे कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। बट आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये जो आपके राइट्स थे ना ऊपर, ये अनलिमिटेड नहीं है, इनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, देश की संप्रभुता अखंडता के लिए, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। फिर आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, वहाँ पर भी बोला गया है कि आपको प्रोटेस्ट के समय के ऊपर वायलेंस नहीं करनी, आपको प्रोटेस्ट के समय के ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टी का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली देखो, प्रोटेस्ट अलाउड है, कोई डाउट नहीं है, वो संविधान में मेंशन्ड है। बट आपको ये मतलब इनडायरेक्टली मेंशन्ड है, तो संविधान के अंदर तो बातें हैं बट उसके ऊपर कुछ
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ये बात हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। पुराने टाइम के अंदर भी बहुत सारे केसेस हो रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हिम्मत लाल केशा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1973। ये बात करता है कि स्टेट जो है वो पब्लिक मीटिंग को रेगुलेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया, नहीं, आर्बिट्रेरी बैन यहाँ पे नहीं हो सकते। फिर 2012 का रामलीला मैदान इंसिडेंट केस, उसके अंदर भी यही बात हुई थी कि ये एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट। उसी तरह से मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था। इसमें भी बात हुई बैलेंसिंग एक्ट की कि हाँ, प्रोटेस्ट जो है वो आपके कुछ डेजिग्नेटेड जगहों पे होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमारे जो लोग हैं जो वहां से कम्यूट करते हैं उनको भी परेशानी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। 2020 का अमित सानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस शाहीन बाग केस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वहां पर भी बात यही बोली गई थी कि पब्लिक प्लेसेस को इनडेफिनेटली यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको याद होगा कि जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुए थे ना, तो कई कई महीनों तक वहां पर जो ट्रैफिक था, मतलब जो था वो रोड जाम थी, और इस वजह से बहुत लंबे समय तक यहाँ पे दिक्कत आई थी। तो पब्लिक स्पेसेस को इनडेफिनेटली आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ये इस पर्टिकुलर यहाँ पे केस के अंदर बोला गया था। तो पॉइंट वही है, देखो कि प्रोटेस्ट करने से आपकी सरकार जवाबदेह रहती है, सरकार को सवाल पूछने हो, सरकार की पॉलिसीज आपको पसंद ना हो रही हो, तो डेफिनेटली आपको प्रोटेस्ट यहाँ पे एक मेजर बनते हैं अपने सरकार से अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही मांगने का। फिर जो आम लोग होते हैं उनको एक तरह से आवाज़ मिलती है इन पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के माध्यम से। जो आपके वीकर सेक्शन हैं, एक्सक्लूडेड सेक्शन हैं, उनकी बातें भी यहाँ पे सुनी जाती हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोग भी यहाँ पर इन पब्लिक मूवमेंट्स के माध्यम से गवर्नेंस में, इन्वायरमेंट या सिविल राइट्स में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो पॉइंट पता क्या है, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे अन्ना हजारे वाला प्रोटेस्ट था, तो उसमें भी लोकपाल लाने के लिए सरकार के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अब लोकपाल आया तो सही, बट वो मतलब इट वॉज वेरी वीक इन नेचर, ठीक है ना। बट फिर भी इन द एंड बात यही है कि रिफॉर्म्स लाने का एक अच्छा तरीका यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाते हैं इन पर्टिकुलर माध्यम से अपने डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है ना। तो बाकी दुनिया भर की बात करें तो यूएन भी देखो बिल्कुल बोलता है कि प्रोटेस्ट होने चाहिए, है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, बट ध्यान ये रखना। दूसरी बात, कई बार ना जैसे आप लोग क्या करते हो, जहाँ प्रोटेस्ट लेने होते हैं वहाँ परमिशन मांगनी पड़ती है, पर यहाँ पर यूएन बोलता है कि नहीं भाई, ये परमिशन नहीं होती, आप बस उनको बताते हो कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि देखो पॉइंट पता क्या है कि अगर आप नहीं बताओगे तो कल को वहां पर ट्रैफिक की दिक्कत आ सकती है, बाकी और कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो एक तरह से ये नोटिस आप दे रहे हो उनको, आप उनसे परमिशन नहीं मांग रहे। तो यूएन तो बहुत ही ओपनली इनकरेज करता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे ना जो कंट्रीज है, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो यहाँ पर अकाउंटेबल बन पाती हैं। फिर यूएन की बात करें, सॉरी यूएस की बात करें, तो यूएसए में भी जो पहला अमेंडमेंट है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी डाल रखी हैं कि डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए वहाँ पर किस चीज़ को। प्लस एट द सेम टाइम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर भी यूरोपियन देश जो हैं वो यहाँ पर इनको रिकॉग्नाइज करते हैं ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन को, बट एट द सेम टाइम पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो घूम फिर के बाद देखो वही है, दुनिया भर के अंदर सिमिलर तरह की चीज़ें चल रही हैं। बाकी इसके अलावा जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है और जो आपकी एनजीओज वगैरह हैं, वो भी यहाँ पर बोलते हैं कि प्रोटेस्ट जो हैं वो होने चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट। बट एट द सेम टाइम कई बार ना सरकारें क्या करती हैं, वहाँ पर कुछ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती हैं, वो एक चीज़ गलत हो जाती है, जो यहाँ पे इन्होंने कई बार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाईलाइट किया भी है। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है वो है वीरा पासी जी के बारे में। दोस्तों पॉइंट पता क्या है, अभी जैसे अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि कौन किसका हीरो था। तो हम उस पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, पर अभी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनके द्वारा यहाँ पर एक स्टैचू अनवील किया गया। ये स्टैचू किसका है? वीरा पासी जी का। अब वीरा पासी जी एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, और ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आपको याद होगा 1857 का रिवोल्ट, आप सबने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है 1857 रिवोल्ट के बारे में, उसके अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। पॉइंट आता है कैसे, देखो उस टाइम के ऊपर ना एक राणा बेनी माधव बख्श सिंह, ये राजा हुआ करते थे शंकरपुर एस्टेट के, ठीक है, राणा बेनी माधव बख्श सिंह। अब उनके कमांडर होते थे वीरा पासी जी। अब हुआ पता क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने राणा बेनी माधव जी को यहाँ पे कैप्चर कर लिया। फिर वीरा पासी जी ने उनको छुड़ाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो वीरा पासी से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे इनकी बहादुरी देखकर, और इनफैक्ट ना यहाँ पर
ब्रिटिशर्स ने 50,000 का, देखो 1857 की बात हो रही है, उस टाइम के ऊपर यहाँ पर 50,000 का अवार्ड दिया, मतलब रिवॉर्ड रखा था कि अगर कोई वीरा पासी जी के बारे में जानकारी हमें देगा उसको हम 50,000 रुपये का आपका अवार्ड देंगे एक तरह से। तो ये इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स को यहाँ पे इन्होंने नाक में दम कर दिया था वीरा पासी जी ने। फिर ऐसा माना जाता है कि वीरा पासी जी यहाँ पे शहीद हो गए जब यहाँ पर राणा बेनी माधव जी को यहाँ पे बचा रहे थे। तो एक तरह से दलित प्राइड का बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड इनफैक्ट इनका जो जन्म हुआ था ना, वो लोधवारी जो गांव है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1835 में, वहीं पर आपका इनका जो जन्म है वो यहाँ पे हुआ था। अब पासी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या? यस, आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रीजन आप यहाँ पे समझना, देखो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा दलित ग्रुप है वो है जाटव्स का, और जाटव्स के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा दलित ग्रुप है वो आपको यहाँ पे पासी कम्युनिटी का ही देखने को मिल जाता है। यूपी का लगभग 7% ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपको यहाँ पे पासी कम्युनिटी की देखने को मिल जाती है। दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से वीरा पासी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। हाँ जी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो सबसे पहले ना हमें ना दो चीज़ों में डिफरेंस समझना है, एक बुकर प्राइज और एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों का डिफरेंस मैं भी आपको समझाता हूँ। होता पता क्या है, देखो जो बुकर प्राइज है, ठीक है, एक क्या है बुकर प्राइज, एक क्या है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दोनों का डिफरेंस समझना। बुकर प्राइज की जब हम बात करते हैं ना, ये कोई भी फिक्शन जो इंग्लिश में लिखी हुई होती है उसके लिए मिलता है, ठीक है। बट जब मैं बात करता हूं आपके इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, ये वो फिक्शन के लिए मिलेगा जो आपने लिखी तो किसी और भाषा में, मान लो चाइनीज में लिखी, मान लो हिंदी में लिखी, बट आगे जाके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। फर्क समझ आया? बुकर प्राइज किसके लिए? इंग्लिश के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो बुक किसी और भाषा में लिखी थी पर उसको ट्रांसलेट किया गया था। समझे? तो बुकर प्राइज जो होता है वो केवल ऑथर को मिलता है, पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज में ऑथर को तो मिलेगा ही, पर उसके साथ साथ जहां पे जिस बंदे ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उसको भी मिलेगा, ठीक है ना। बुकर प्राइज में इंग्लिश लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज में लिटरेरी क्वालिटी कैसी है और ट्रांसलेशन कितने अच्छे ढंग से हुई है, दोनों को यहाँ पर ये अवार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे बात किस कर रहे हैं आज? इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेसिकली लिखी किसी और भाषा में गई थी, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो हर साल ट्रांसलेटेड फिक्शन के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। 2015 में 2005 में स्टैब्लिश हुआ था एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो जो भी आपकी लॉन्ग फॉर्म फिक्शन होती है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन होती है, जिसको आगे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है फिर यूके या आयरलैंड में पब्लिश किया है, उनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल सकता है। ये जो प्राइस मिलता है ना यहाँ पे, वो होता है 50,000 पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। और ये 50,000 पाउंड जो होंगे ये बराबर शेयर होंगे बिटवीन द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। और जो भी शॉर्टलिस्ट हुए थे पर इंडियन जीत नहीं पाए, उन सबको 2500 पाउंड यहाँ पे मिलते हैं। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी इस बार पता क्या हुआ है, इस बार जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है वो मिला है ताइवान ट्रैवलॉग के लिए। ये जो बुक है ना ताइवान ट्रैवलॉग, ये दरअसल में मैंडरिन चाइनीज में यहाँ पे लिखी गई है, बट आगे जाके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे जो यांग शुआंग जी हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है और ट्रांसलेट किया गया है लिन किंग के द्वारा। तो दोनों को यहाँ पर ये अवार्ड यहाँ पे मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। अब इस बुक में ऐसी की बात है, देखो बात ना यहाँ पे ताइवान की है। कैसे होता पता क्या था, 1938 के आसपास की स्टोरी है। तो इसमें बताया गया है कि उस टाइम जापान का रूल था ताइवान के ऊपर, राइट। तो उस टाइम ना एक जापान की नॉवलिस्ट अयोमा शिजुकू ये जाती हैं वहाँ पर ताइवान को स्टडी करने। अब वहाँ पर ये लोकल लोगों के साथ, चिज़ुरू के साथ यहाँ पर उनका अच्छा कनेक्शन बनता है। तो वहाँ पर वो खाने के माध्यम से और ट्रैवल के माध्यम से देखती हैं कि कैसे कलोनिज्म वहाँ पे था, इंपीरियल पावर का क्या रोल था, ठीक है ना, जेंडर और क्लास कैसे थे, महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता था। तो हर एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपनी इस बुक के अंदर मेंशन करी है। तो डेफिनेटली ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ध्यान रखिएगा ये पहली मैंड्रिन चाइनीज ट्रांसलेशन है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज यहाँ पे मिला है। बाकी पॉइंट ये आता है क्या सर कभी इंडियन लैंग्वेजेस को मिला है? आंसर इज यस। आप 2022 की बात कर लो, 2025 की बात कर लो, दोनों केस में इंडियन विनर्स थे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के। जैसे 2022 की अगर मैं बात करूं तो हिंदी लिटरेचर में था ये, जो गीतांजलि श्री थी उनको टूम्ब ऑफ सैंड के लिए यहाँ पे ये बुकर प्राइज मिला था, जिसको कि ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल जी के द्वारा।
और ये पहला हिंदी वर्क था प्राइज मिलने जिसको ये प्राइज मिला था। फिर 2025 में जो बनू मुश्ताक जी हैं उनको हार्ट लैम्प के लिए मिला था और जिसको ट्रांसलेट किया गया था दीपा भट्टी जी के द्वारा। तो पहला कन्नड़ा वर्क था जिसको ये अवार्ड मिला था। तो ये कुछ बातें हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के बारे में जो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है एग्रीकोला मेडल। थोड़ा इसको समझते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को एग्रीकोला मेडल यहाँ पे मिला है। ये मेडल दिया किसने है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। होता पता क्या है, जो FAO है ना, इसने 1977 में अवार्ड देना स्टार्ट किया। ये जो मेडल है आप कह सकते हो, ये मेडल उन लोगों को मिलता है जिन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के अंदर बहुत ही शानदार काम किया है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा काम किया है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो इनिशिएटिव है ना, हमारा माइक्रो इरिगेशन, प्रिसीजन फार्मिंग, इसके लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं भारत। प्लस एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमने यहाँ पे अच्छा काम किया है। हम ड्रोन्स को, रिमोट सेंसिंग को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस एग्रीकल्चर भारत के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारी धरती माँ और लोगों के बीच में बहुत ही अटूट रिश्ता यहाँ पर एग्रीकल्चर के माध्यम से बनता है। भारत ने लगभग 3000 क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज पिछले डिकेड में यहाँ पे डेवलप करी हैं। सो दैट इज व्हाई इंडिया इज डूइंग वेरी गुड इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, और इसीलिए FAO ने यहाँ पे ये मेडल दिया है। सवाल आता है कि पहले भी कभी किसी को मिला है? आंसर इज यस। दोस्तों, हमारे जो पिछले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको भी यहाँ पर अवार्ड मिला था क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश में भुखमरी को खत्म करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए और भारत के एग्रीकल्चर को शानदार बनाने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था। तो 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी मिला था और अब जाके 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग FAO के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता है, पहले कई बार डिस्कस्ड है। FAO जो बना था ना, वो 1945 में बना था, 16 अक्टूबर 1945, जो आपकी कनाडा में क्यूबेक सिटी है, वहाँ पर 34 देशों ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया था। तो आपको ध्यान ये रखना है कि UN की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हंगर को खत्म करने के अंदर यहाँ पे काम करती है। इट इज़ द ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN। आज के समय इसके 195 मेंबर्स हैं, जिसमें 194 तो देश है और एक आपको यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी आपको देखने को मिल जाएगा। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर ही था FAO का, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। हर 2 साल के बाद FAO की कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ सारे के सारे मेंबर्स आते हैं और FAO की जो फंडिंग होती है ना, वो उसके जो मेंबर देश हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना 195 मेंबर्स हैं, वही इसको यहाँ पे फंड करते हैं। और हर साल हम लोग 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि FAO का फॉर्मेशन कब हुआ था, 16 अक्टूबर को 1945 के अंदर। तो इसीलिए हर साल 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ये जो पहले तो एक्सरसाइज का फुल फॉर्म आप समझो क्या है। प्रगति, प्रगति स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। अब यहाँ पर पता क्या है, एक तो दोस्तों है भारत और भारत के साथ 12 और देश हैं। तो आप कह सकते हो टोटल 13 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। कौन से 13 देश हैं? देखो, भारत के आसपास वाले जो इंडियन ओशन रीजन वाले जो फ्रेंडली देश हैं, जैसे आपका इसमें भूटान आ गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, वियतनाम, श्रीलंका, सेशल्स, ये टोटल 12 देश अलॉन्ग विद इंडिया, तो टोटल 13 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कहाँ पर हो रही है एक्सरसाइज? ये हो रही है उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय के अंदर। यहाँ पर ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही है और इस एक्सरसाइज का पर्पज यही है कि ये जो 13 देश हैं ये आपस में मिलकर आपस में कैसे काम किया जाता है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। प्लस एट द सेम टाइम इस एक्सरसाइज का फोकस काउंटर टेररिज्म के ऊपर है, ठीक है। फिर इसके अलावा भारत की जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग है वो द्विपक्षीय नहीं, सिर्फ 2 देशों के बीच में नहीं, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज के साथ यहाँ पे हो रही है। तो फोकस यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के ऊपर, डिसिप्लिन, ठीक है, अलग अलग मुश्किल परिस्थितियों के अंदर कैसे अडेप्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी भारत की तरफ से कुछ डिफेंस फर्म्स भी हैं यहाँ पे जो अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे दिखा रही हैं कि कैसे डिफेंस के सेक्टर में भी भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। बाकी अलग अलग देशों से हम बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, उनको कई चीज़ सिखा रहे हैं। इसीलिए जो प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे दोस्तों जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक था इंडियन पेंगोलिन के बारे में,
दोस्तों इंडियन पेंगुइन का जो IUCN स्टेटस है ना, वो आपको वल्नरेबल नहीं बल्कि आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलता है, एंड इसीलिए जो पहली स्टेटमेंट है अपने आप में ये इनकरेक्ट बन जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, शी मार्ट्स। शी मार्ट्स के बारे में आपको समझाया था कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पर जो आपकी खासकर महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे बनाती है, पर उनको अच्छी मार्केटिंग नहीं मिल पाती। उनको यहाँ पे लोकल एरिया के अंदर ही अपने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट सब जगह बिकें, इसीलिए हम शी मार्ट्स यहाँ पे हम लाए हैं। सो दैट इज़ वाई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। फिर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें मेवन मिशन की, तो आपको पता है कि मेवन मिशन 2013 में स्टार्ट हुआ था और 2014 में इसने मार्स ऑर्बिट में एंटर किया। ये बात तो सही है, पर ध्यान ये रखिएगा कि ये जो आपका मेवन मिशन था, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, ये आपका लॉन्च हुआ था नासा के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। आखिरी स्टेटमेंट की बात करें, दोस्तों मैंने कल आपको एक डैम समझाया था, एफ्लुसिस डैम। ये जो डैम है 32 किलोमीटर का डैम है, नीदरलैंड्स के अंदर ही है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।